देखो इसका आंसर क्या दिया 20 का मॉड्यूल में होगा। तो मॉड्यूल में ऑप्शन इजी है टाइप मॉड्यूल
तो देखो ना यहाँ पर 20 वाला प्रश्न है आप लोग के पेपर का मॉड्यूल का जो दिया उसको इंटीजर टाइप में क्या पूछा आंसर क्या है क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है एक पी आप लोगों को मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 और ये फिर उन्होंने बोले कि अल्फा कोई रियल नंबर है एंड सपोज q इज ए मैट्रिक्स सच दैट pq इक्वल टू ki pq इक्वल टू ki वेयर k बिलोंग्स टू r हो सकती है k इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें पता भी है और q ऑफ 2 3 ढूंढना है स्मॉल q ऑफ 2 3 इनफैक्ट ढूंढना नहीं है वो दिया हुआ है स्मॉल q ऑफ 2 3 का मतलब क्या होगा Q जो मैट्रिक्स होगा उसका सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट उसकी वैल्यू उन लोगों ने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है -k/8 और उसके बाद उन्होंने बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ Q जो है वो k² by 2 के इक्वल है। तो फिर नीचे चार ऑप्शन है उसमें से कौन कौन सा चाहिए वो बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी पे अगर हम लोग फोकस करें तो आपको ये जो दिया हुआ है PQ इक्वल टू KI इसमें Q क्या हो जाएगा P को अगर करो भेजूंगा तो P इनवर्स I into P इनवर्स इज P इनवर्स तो मतलब डायरेक्टली क्या दिया Q जो है किसके बराबर है K तो कोई कांस्टेंट है K into P इनवर्स के बराबर है। जब आप P का इनवर्स फाइंड करते हो तो P का इनवर्स की फॉर्मूला क्या होती है एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P राइट। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एडजॉइंट कैसे निकालोगे पहले माइनस फिर कोफैक्टर उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसके बाद ट्रांसपोज सही। अच्छा मुझे अगर Q ऑफ 2 3 चाहिए Q ऑफ 2 3 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट Q मैट्रिक्स के लिए जो आपका एडजॉइंट ऑफ P का कौन सा एलिमेंट होगा भाई आपका Q किसके बराबर है K हटा दो कोई काम का नहीं है कांस्टेंट है डिटरमिनेंट ऑफ P हटा दो कोई काम का नहीं है कांस्टेंट है। आपको सिर्फ फोकस एक ही जगह पर करना है वो किस पे एडजॉइंट ऑफ P के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं पहले माइनस निकालूंगा फिर कोफैक्टर्स निकालूंगा फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालूंगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज करूंगा। तो अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो एलिमेंट चाहिए होगा कौन सा एलिमेंट चाहिए होगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट Q23 यहाँ पर आया कैसे होगा आप लोगों को जब P32 निकालोगे तब आया होगा भाई आप ट्रांसपोज करने के बाद ही आया होगा ना तो ट्रांसपोज करने बाद Q23 कब बनेगा P32 जब P32 निकाला होगा आपने P32 को तो ट्रांसपोज करोगे तो Q23 पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब कि मुझे सारे एलिमेंट की जरूरत नहीं मुझे सिर्फ चाहिए उसमें P32 हमें सिर्फ किसकी जरूरत है P32 का P32 का मतलब क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर थर्ड रो ये है सेकंड कॉलम ये है इसका कोफैक्टर ये रो छोड़ोगे ये कॉलम छोड़ोगे क्या बचेगा प्लस 3 अल्फा प्लस 4 और 3 अल्फा प्लस 4 आपका माइनर है कोफैक्टर में माइनस का डिफरेंस है 3 + 2 5 है जिसका कि P32 क्या होगा -3 अल्फा माइनस राइट जो हमारा क्या बनने वाला है Q23 पर Q23 के साथ ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना कांस्टेंट अंदर जाएगा तो सही वाला Q23 क्या होगा आपका -3 अल्फा -4 into K डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ P ठीक है ये अंदर जाएगा ना हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई तो आपका Q का एग्जैक्टली Q23 के साथ ये मल्टीप्लाई आया होगा। तो ये आपका है अब डिटरमिनेंट ऑफ P निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ P जैसे नॉर्मली सॉल्व करोगे वैसे ही तो नॉर्मली जब आप सॉल्व करोगे तो एक बार चेक कर लेते हैं मेरी कुछ चीजें नहीं ना 3 जब रो फर्स्ट रो के में सॉल्व करो 3 जब लोगे तो रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे क्या बचेगा -5 + 5 अल्फा गेप का -+ +1 रो छोड़ा कॉलम छोड़ा 0 -3 अल्फा फिर -2 जब लिया होगा तो रो छोड़ा कॉलम छोड़ा तो ये -10
सही है। तो लास्ट में क्या बच रहा है 15 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 20, ये सब मिला के कितना हो जाएगा 12 अल्फा प्लस 20। ये आप लोगों का डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू अगर यहाँ पर रख लूंगा तो Q23 इक्वल टू K इंटू माइनस 3 अल्फा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 अल्फा प्लस 20। और ये Q23 की वैल्यू उन्होंने क्या दिया हुआ है माइनस के बाई। इसको अगर मैं इक्वेट करूं माइनस के बाई के साथ तो Q और K कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24 अल्फा माइनस 32 इक्वल टू माइनस 12 अल्फा माइनस 20। ये माइनस 20 तरफ लिया हो तो माइनस 32 प्लस 20 माइनस 12, ये माइनस 24 अल्फा उस तरफ ले जाओ तो प्लस 12 अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस 1। अल्फा किसके बराबर आ गया माइनस 1 के बराबर। तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू मिला अल्फा, तो उससे मुझे पता चल गया ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि उसमें अल्फा की वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब अल्फा इक्वल टू माइनस 1 है तो उसका अब क्यू कैसे निकालेंगे, तो ये रिलेशन यूज करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। क्यू ये है, अगर उसमें मैं डिटरमिनेंट अप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के इनटू पी इनवर्स, करेक्ट। के अच्छा ये के जो कांस्टेंट होगा वो पी इनवर्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो मैट्रिक्स है तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा। फिर जब वो डिटरमिनेंट बनेगा तो डिटरमिनेंट की तरफ बिहेव जब करेगा तो के कितनी बार बनेगा 3 बार, और बचेगा क्या पी इनवर्स का डिटरमिनेंट। पी इनवर्स का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी की तरफ के बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ पी के बराबर ऐसा होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है आपका 12 अल्फा प्लस 20। ये डिटरमिनेंट ऑफ क्यू है जो उन्होंने वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, किसके बराबर है के स्क्वायर बाई 2 के बराबर। फिर के स्क्वायर यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो के स्क्वायर कैंसिल इसलिए कर पा रहे हो क्वेश्चन में दिया कि के इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हम डायरेक्टली कैंसिल कर पाएंगे तो के क्या आ जाएगा आप लोग इसको सामने मल्टीप्लाई करोगे 2 से कैंसिल करोगे तो 6 अल्फा प्लस 10, अल्फा कितना है -1, तो -1 रखोगे तो 10 - 6 4 हो गया, ये आपका 4 आ गया। तो आप लोगों को उस वाला क्वेश्चन तो बन गया इंटीजर टाइप में जिसमें के स्क्वायर पूछा है तो 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर के 4 आ गया, अल्फा -1 हो गया। अब ऑप्शन सारे चेक करते थे, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन में अल्फा को -1 रखूंगा तो -4 होगा, के आप लोगों का 4 है, 4 है ना, तो -4 -4 -1 + 1 0, तो बी सही हो गया। सी पे जाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ पी। अच्छा डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकता हूँ, तो डिटरमिनेंट को अलग अलग किया तो पी का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ क्यू का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पी का डिटरमिनेंट की वैल्यू 12 अल्फा प्लस 20, अल्फा आपका -1 है तो 8 हो गया, और एडजॉइंट ऑफ क्यू मतलब क्या डिटरमिनेंट ऑफ क्यू रेज़ टू पावर n - 1। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू किसके बराबर दिया था के स्क्वायर बाई 2, जिसमें कि आप लोगों का आया कितना 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8, तो ये 8 का स्क्वायर 64, तो ये पूरा 2 का क्यूब इंटू 2⁶, तो 2⁹ तो ये आप लोगों का सी भी सही है, सी सही है। अब डी वैसे तो ऑप्शन कोई है ही नहीं कि बी सी डी की मात्रा हो तो फिर तो वही होगा बी सी वाला ऑप्शन, पर डी चेक कर सकते हैं उसमें। इसमें आप लोग नॉर्मली सारे बच्चे पूरा इनवर्स निकालने बैठते हैं, पर जरूरत नहीं, आप जो एलिमेंट है बस उतना ही निकालें। फिर बताओ देखो कि बहुत क्वेश्चन देखो ना, बाकी लोग आ गए ना फर्स्ट वाला पेपर का एक उसमें आप लोग को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में रिलेशन चाहिए तो वैल्यू निकालनी पड़ेगा, उसको दिख नहीं रहा है इसमें। तो डेल्टा 1 की वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो x के साथ क्या आएगा -x² - 1,
साइन थीटा के साथ क्या आएगा? एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, प्लस कॉस थीटा के साथ क्या आएगा? साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो डेल्टा वन आपके पास रहेगा क्या? सिंपली तो कुछ कोई कैंसिल हो रहा है, चेक कर लेते हैं। ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा होगा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा होगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉमन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा, और यहाँ पर 2 कोस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा बना। समझ आया? तो क्या बना? साइन 2 थीटा प्लस एक्स कोस 2 थीटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये डेल्टा वन की वैल्यू बनी। ये डेल्टा वन की वैल्यू बनी। अब डेल्टा टू देख लेते हैं। डेल्टा टू को डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो एक्स के साथ क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, फिर माइनस साइन 2 थीटा के साथ क्या आएगा? एक्स साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा, सब कुछ सेम है, बस थीटा के जगह पर 2 थीटा दिया हुआ है, प्लस कोस 2 थीटा के साथ क्या आ जाएगा आप लोगों का? साइन 2 थीटा प्लस एक्स कोस 2 थीटा, करेक्ट। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा मतलब साइन 4 थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस सॉरी माइनस एक्स साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पर एक्स कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो एक्स कॉमन लोगे तो कोस 4 थीटा, एक्स कोस 4 थीटा। अब डेल्टा वन और डेल्टा टू जो आ गया, उसके बाद अब देखते हैं क्या पूछा हम लोगों ने। डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, डेल्टा वन में से डेल्टा टू जाएगा, माइनस करोगे तो पहले तो पूरा करके थीटा के टर्म बच जाएंगे, तो ये तो गलत है ना। ए और सी में डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करना है, तो वही देख लेते हैं। डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करोगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू में क्या रहेगी आपके पास? साइन 2 थीटा प्लस एक्स कोस 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस एक्स कोस 4 थीटा। इसको मैं आंसर दिया नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा को साथ में ले लेते हैं, एस प्लस एस की फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 थीटा और थीटा। आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक्स पूरे में से कॉमन लिया था। मैं कुछ भी कर लूंगा इसमें तो एक्स तो लेके नहीं आ पाता, लेके नहीं आ पाऊंगा ना, है ना। सर माइनस साइन 4 थीटा प्लस माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस साइन 4 थीटा माइनस एक्स कोस 4 थीटा, राइट। पर फिर भी एस माइनस एस अगर फॉर्मूले लगाऊंगा तो एक्स तो नहीं आएगा साथ में, यहाँ से एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स के साथ कोस 2 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बन रहा है, ये थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा, तो सी भी गलत है। अब बी और डी बचा, जिसमें डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करना। अगर इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो माइनस 2 टाइम एक्स क्यूब प्लस एक्स होगा, फिर ये बच्चा आपके पास साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2st 2 साइन 3 थीटा अगर 3 थीटा इनटू cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा बाय 2, तो cos थीटा, cos को माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से क्या कॉमन? x, यहाँ पर cos प्लस cos 2 cos cos, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 3 थीटा इनटू cos थीटा, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 cos थीटा।
आंसर क्या दिया है? बी। जो मतलब हमें दिया उसके हिसाब से चार्जेस को एक्स को एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, अगर एक्स को एलिमिनेट करने जाता तो थीटा एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत है एक्चुअली। वो जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से वो जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसमें दोनों में माइनस है, तो फिर सही आंसर है। तो फिर ये तो गलत क्वेश्चन नहीं गलत, वरना इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना कर देना है।
देखो ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में 20 सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्वर्टिबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्वर्टिबल है, ये देने का पर्पस क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्वर्टिबल है मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। फिर आपको दो कंडीशन दिया a raised to 5 और b raised to 5 और a cube b square equal to a square b cube है, तो आपको लास्ट में पता करना है a cube plus b cube की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब मैं ये ट्राई करूंगा भाई ये दिया है तो ये कैसे भी आ जाए, a square minus b square। a square minus b square अगर लाना मेरे पास ये दो रिलेशन है, अगर दो रिलेशन है तो मैं अगर इसमें से अगर इसको माइनस करूं a raised to 5 minus a cube b square equal to b raised to 5 minus a square b cube, तो कर सकता हूँ, राइट। और ये a raised to 5 को मैं a cube into a square लिख सकता हूँ। सेम ऑर्डर में है तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, अब कभी कुछ भी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल को मतलब मल्टीप्लिकेशन कॉमेटेड रूल को फॉलो नहीं करता, बट सेम ऑर्डर है तो मैं ले पाऊंगा। तो a क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो b रेज़ टू 5 है उस b रेज़ टू 5 को लिखूंगा मैं b स्क्वायर इनटू b क्यूब। अगर b स्क्वायर इनटू b क्यूब है तो फिर आप क्या कॉमन ले पाओगे, मतलब तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू b क्यूब। ये ठीक है, ये बराबर। तो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। और अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या होगा, सेम बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b क्यूब, राइट। अगर ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b क्यूब इक्वल टू 0। ये ठीक है, राइट। अब इन दोनों में से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में अगर मुझे a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू अगर b क्यूब दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, बस अब सिर्फ हमें ये करना है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो उसका ऑर्डर चेंज कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोज करोगे तो a b b a थोड़ी हो जाता है, फिर दोनों तरफ करना पड़ेगा ट्रांसपोज कर तो सब, तो उसमें आप लोगों का बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बट वो ट्रांसपोज के साथ चेंज होगा। तो फिर क्या करें, इसका तो इसमें ये जो एक पॉसिबिलिटी जो हमने अभी डिस्कस की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इनवर्स मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इनवर्स मल्टीप्लाई करो, तो इनवर्स अगर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ करना पड़ेगा आपको, और अगर मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर भी फर्स्ट जाएगा, तो यहाँ तो काम कर लेगा और आई हो जाएगा, बट यहाँ वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में एक क्यूब है। ठीक है, आपकी मेन प्रॉब्लम है कि आप लोग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या सोचेंगे जब यहाँ तक पहुंचे तब हम लोग यहाँ पर अटक गए, इसका कुछ नहीं होता,
क्योंकि आपके पास अब यहाँ पर हमें ये पता है कि भाई अगर यहाँ पर आपका h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप कॉमन नहीं ले सकते, पर मैं ये कर सकता हूँ यहाँ के बाद एक चीज ये जरूर कर सकते हैं कि हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लें। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं डिटर्मिनेंट को तो अलग अलग कर सकता हूँ, राइट। और डिटर्मिनेंट को जब अलग अलग करूंगा तो माइनस ऑफ ये माइनस कितनी बार होगा? 3 बार। क्यों 3 बार? बिकॉज 3/3 का मैट्रिक्स है। तो फिर जब वो डिटर्मिनेंट बनेगा तो बाहर भी कितनी बार आएगा? 3 बार। तो माइनस 3 बार बाहर आया, अंदर बचा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ b। करेक्ट, राइट। अब आप लोगों का यहाँ पर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लोगों को पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 0 नहीं है ये मुझे पता है, तो कैंसिल कर सकता हूँ। अब कैंसिल कर सकते हो तो बचेगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b क्यूब इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b क्यूब इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या बोला था? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अभी तो हमें क्या पता चल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b क्यूब इक्वल टू 0। उन्होंने पूछा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब साथ में पूछा ये है। इसकी वैल्यू पूछी। तो हम ये थोड़ी बोल सकते कि a का डिटर्मिनेंट का क्यूब प्लस b का डिटर्मिनेंट का क्यूब अगर 0 है तो a क्यूब का डिटर्मिनेंट थोड़ी अलग अलग हो जाता है। हो जाता है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है कि मैं एडिशन में डिटरमिनेंट को अलग अलग कर लूं? ऐसा तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑर्डर लिया, ये इक्वेशन तभी बन पाएगा क्योंकि जो उन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअल ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मेरे लिए काम का तभी है जब ये इस तरफ आए और h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन निकल जाए, और कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिटरमिनेंट उनके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर यहाँ पर जो ऑर्डर लिया ना उस ऑर्डर पे वापस चेक करते। हमने जब ये चेक किया तो हम यहाँ पर हमें पता चलता है कि अटक रहे हैं कुछ, तो एक बार वापस ऑर्डर चेक करते कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही कैलकुलेशन है हमारा। ऐड उनकी चेक कर रहा हूँ। तो हमें 2-3 पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ये आपके पास माइनस करके हमें ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है ना। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि एक ऑप्शन ये भी है कि जो h क्यूब b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर b क्यूब है, अगर मैं इसको क्योंकि ये ऐसे भी तो लिख सकता है इसको h स्क्वायर b क्यूब इक्वल टू h क्यूब b स्क्वायर इधर लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैं इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँ
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बट उसको भी जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे a raised to 5 minus a square b cube equal to b raised to 5 minus a cube b square, तो फिर a raised to 5 को हम क्या लिखने वाले हैं, a square into a cube, कॉमन क्या निकलेगा a square, तो फिर अंदर क्या रहेगा a cube minus b cube। तो वापस वहां समझ आ गया कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, because आपको a cube minus b cube चाहिए ही नहीं, आपको क्या चाहिए a cube plus b cube चाहिए, तो फिर ये भी हटा दिया कि भाई ये भी मत करो, ये भी मतलब नहीं आ रहा है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है तो अब ऐड करके देखते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे तो a raised to 5 है ना, दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, और आपको चाहिए क्या, अगर आपने दोनों को ऐड किया तो क्या कॉमन निकालोगे, a क्यूब, क्या बचेगा अंदर, वो भी प्रॉब्लम है। आपको चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी नहीं करते, तो फिर उल्टा कर लेते, इसको मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, और फिर दोनों को ऐड करके देखता हूँ, तो फिर दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे, तो फिर अंदर क्या बचेगी, तो फिर साइड काम बचेगा है ना, तो ए रेज़ टू 5 प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू बी रेज़ टू 5 प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर। अब इसको लिखा हमने ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, यहाँ पर लिखा बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब क्या कॉमन, ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर क्या कॉमन बी स्क्वायर, बट सेकंड में आएगा तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। अभी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ a cube plus b cube कॉमन ले लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आपको नहीं पता है, आपको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉन सिमिलर है ये पता है। a cube plus b cube कॉमन है तो a square minus b square बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a cube plus b cube अलग अलग होगा ना, ठीक है, तो दो करके देखो, दोनों तो डिटरमिनेंट यूज करते हैं, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो वापस वो जो प्रॉब्लम है ये वो अभी भी है, ये कॉमन से ले लोगे उस तरफ से जाकर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर आएगा। आंसर क्या दिया है, आंसर 0 दिया, इसका नहीं कि उन्होंने ऑर्डर देखा ही नहीं है, तो उनके हिसाब से ये सही यहाँ तक आया होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया होगा, अंदर बचा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब डिटरमिनेंट अप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट तो 0 हो नहीं सकता, तो कंपल्सरी किसको 0 होना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या दिया है, नहीं मतलब माइनस किया है, क्या किया है, वो दोनों इक्वेशन को माइनस किया, नहीं मतलब ठीक है माइनस किया, फिर उसके बाद देखो ऑर्डर का क्या है, तो उनका ऑर्डर देना
उन्होंने सही किया, हमने कुछ गलत किया। कुछ इस पूरे कैलकुलेशन में कहीं तो कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी उन्होंने उनकी हिसाब से तो सही किया। उन्होंने यही किया, a raised to 5 माइनस a क्यूब b स्क्वायर इक्वल टू b raised to 5 माइनस a स्क्वायर b क्यूब। इन सबको एक तरफ ले लो। इस a raised to 5 को क्या लिख सकते हो आप लोग? a क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस a क्यूब इंटू b स्क्वायर, ये तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस a स्क्वायर इंटू b क्यूब माइनस b raised to 5 को लिख दिया b स्क्वायर इंटू b क्यूब। तो लिख सकता हूँ, सही है? अच्छा नहीं, उन्होंने गलत किया, सॉरी, हमारा तो सही है। ठीक है, उन्होंने उसके बाद क्या किया, यहाँ से क्या कॉमन निकाला? a क्यूब का अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उन्होंने a स्क्वायर b क्यूब को लिख दिया b क्यूब इंटू a स्क्वायर, और b क्यूब पहले कॉमन ले लिया, तो सही है। बट a स्क्वायर b क्यूब को उन्होंने ऑर्डर चेंज कैसे कर दिया? ठीक है, इसके साथ आप क्या कॉमन लोगे? b क्यूब, तो अब क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर हमारा वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारा क्या है, तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। वो कॉमन तभी ले पाएंगे जब ऑर्डर वेक्टर नहीं करते, हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। गलत है उनका सोल्यूशन। अब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन में मन में आया वैसा ऑर्डर चेंज नहीं कर तो फिर आपको मैट्रिक्स तो पता नहीं है, तो आप तो वही सोचोगे आपको जो चाहिए वो कैसे लाओगे। तो आपको उसी में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा प्लस में। बस वही ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन देने का पर्पज वैसे कि बच्चों को पता नहीं ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बट इनका गलत है। छोड़ दो, बोले ये कौन है? 25 Thank you.
देखिए ना 25th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 25th क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। क्या ऑर्डर है? 3/3। क्या ऑर्डर दिया हुआ आप लोगों को? 3/3। अब 3/3 का मैट्रिक्स है विद नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स। नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट्स सब आपके 9 एलिमेंट है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ऑर्डर क्या है? 3/3। A को किसके साथ मल्टीप्लाई करने को बोला है? 1 1 1। इसका ऑर्डर क्या है? इसका नंबर ऑफ कॉलम है, इसके नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑर्डर क्या आएगा? 3/1। और वो क्या होगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? A1 plus B1 plus C1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 plus B2 plus C2 और A3 plus B3 plus C3। सामने क्या दिया हुआ है? 3 into 1 1 1। तो तीनों का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर भी 3/1। इक्वेट कर सकते हैं? इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? A1 plus B1 plus C1 equal to 3। सारे की A2 plus B2 plus C2 भी 3 और A3 plus B3 plus C3 भी 3। राइट। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट, नेगेटिव वैल्यू नहीं है कोई भी। राइट। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 9 एलिमेंट्स को लेके। और आप लोगों को फिर पूछा गया कि ए की मैक्सिमम वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू, ए उसका डिटरमिनेंट, उसका डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये इसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है आपके पास? A1 into B2 C3 minus B3 C2 माइनस B1 के साथ क्या आएगा? A2 C3 minus A3 C2। फिर C1 के साथ A2 B3 minus A3 B2। अब तीनों प्लस वाले टर्म को साथ में ले लो, तीनों माइनस वाले टर्म को साथ में ले लो। तीनों प्लस वाले टर्म को साथ में लोगे तो क्या होगा? A1 B2 C3, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस B1 into A3 into C2 प्लस C1 into A2 into B3 माइनस A1 into B3 into C2 प्लस B1 into A2 into C3। माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये भी माइनस वाला टर्म में कॉमन ले लिया होगा माइनस, तो क्या होगा? C1 into A3 into B2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। और आपको इसके लिए आपको जब वैल्यू सोचनी है तो आपको एक कंडीशन भी सोचना है कि तीनों के एलिमेंट आपको कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसकी मीन, और जब आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो फिर इसकी मिनिमम आपको इसका माइनस करने के लिए इसकी क्या कौन सी वैल्यू चाहिए? लोवेस्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू चाहिए, तो जब आप लोग नेगेटिव ले ही नहीं सकते तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0। लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0। अगर 0 बनाना है आपको और नेगेटिव ले ही नहीं सकते तो इसमें हर एलिमेंट में, हर एक के अंदर, तीनों टर्म के अंदर किसी एक को तो 0 लेना पड़ेगा। ऐसे होगा, राइट। तो आप किसको 0 लोगे? आप अगर ये सोचते कि मैं A1 B1 C1 तीनों को 0 ले, तो ये कंडीशन भी तो फुलफिल नहीं होगी। आप समझ आ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? आपको इसको 0 बनाना है तो 0, जब आप लोगों को पता है कि आप नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते तो इंडिविजुअली सबको 0 बनाना पड़ेगा। और इंडिविजुअली सबको 0 बनाने के लिए किसी एक को 0 बनाना पड़ेगा। अब किसको 0 बनाना? तो तीनों में से एक एक अलग अलग कोई 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं A1 B1 C1 को ले लूंगा तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो किसको 0 बनाना? अगर मैं A1 को 0 बनाता हूँ इसमें, तो मान लेता हूँ इसमें B1 को तो नहीं बना सकता, या B1 C1 दोनों को नहीं बना सकता, या सपोज इसमें से B1 को भी बना लेता हूँ,
तो किसको नहीं बना सकते? C1 को नहीं तो फिर C1 कंपल्सरी क्या हो जाएगा? 3। तो फिर इसमें आप किसी एक को 0 बनाओगे, किसको 0 बना लेते हैं? B2 सपोज B2 को 0 बना लेते हैं। तब B2 को 0 बना लिया आप लोगों ने, तब क्या होगा? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपके पास C1 की वैल्यू क्या बचती है? 3 C1 की वैल्यू क्या बचती है आपके पास? 3। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, चलो ठीक है पहले इतना बात करें फिर इसकी बात करेंगे। C1 आपका 3 हो गया, इसमें आपने किसको 0 लिया था? B2 को B2 को। तो B2 को जब 0 लिया तब क्या बचा? A2 A2 प्लस B2 और नीचे क्या बचा? A3 प्लस B3 प्लस C3। तो फिर उसके लिए तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। A2 प्लस C2 क्या हो गया? 3। A3 प्लस B3 प्लस C3 क्या हो गया आप लोगों का? 6। राइट? आपने 0 किसको लिया वो भी देखो। A1 0, B1 0, B2 0। तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर भी तो रखोगे, ये 0 हो गया और ये A1 0 हो गया। फिर आप लोगों का B1 0 हो गया, B1 कहाँ पर है? यहाँ पर। ये 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास? ये बचा लास्ट वाला टर्म। तो लास्ट वाले आपके पास एक टर्म बच रहा है, यहाँ पर आपके पास एक टर्म बच रहा है, मतलब एक टर्म बचा है C1 into A2 into B3, C1 into A2 into B3। तो C1 into A2 into B3, जिसमें C1 की वैल्यू कितनी? 3। C1 की वैल्यू में पता है कि 3 है, बचा कौन? A2 into B3। A2 into B3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 9। A2 into B3 की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करनी है। सर B3 में 3 होगा, B1 B2 0 नहीं बराबर, B1 B2 को 0 लिया। आपके पास ये दो कंडीशन बची थी और इसमें से आपको ये सोचना है कि A2 into B3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? A2 into B3 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब बाकी दोनों जब ये C2 को मैं 0 बना लूं, हाँ राइट? अच्छा, C2 अगर आप लोगों का 0 बना तो यहाँ पर आप लोगों के पास A2 कितना हो गया? 3 और B3 की इंडिविजुअल वैल्यू को 0 होने, मतलब B3 की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा? 0। सही है? अच्छा, आपको अगर कोई पूछूं, अगर मैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चन a प्लस x प्लस वाई, मेरे पास दो वैल्यू है और x प्लस वाई का फिक्स वैल्यू है, सपोज 10। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि x y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जब इक्वली डिवाइड करो, कभी भी कोई नंबर को जब आप इक्वली डिवाइड करो तो वो क्या देता है आप लोगों को? मैक्सिमम। ये तो आपका नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम। अगर मुझे ये पता करना था A2 C2 अगर मुझे मैक्सिमम, जिसमें दोनों का 1.5 1.5 लेता है क्योंकि इसमें रियल नंबर लेते हैं, बट इसमें कहते हैं कि इनके दोनों में से अलग-अलग को आपको मैक्सिमम बनाना है, तो फिर बाकी सबको 0 ही करना पड़ेगा, आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपके पास ये वैल्यू को 9 होना पड़ेगा, तो 9 into 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 27 तक जा सकते है, उससे कम हो सकता है, उससे बढ़ेगा नहीं। इसको बस इतना ही करना था कि लास्ट में आने का इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, तो उसके यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। इसमें 22nd क्वेश्चन गलत है और कौन सा गलत? और भी फर्स्ट वाला 12 में दोनों आंसर में कोई भी लिखा हुआ इसलिए उसमें दो वैल्यू 1 और 3 आ रही थी, तो बाद में D1 और 1 और 3 पुट पे चेक किया तो एक भी 0 नहीं आया। तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई डिवाइड में से कोई भी 0 नहीं है। हाँ तो वैल्यू K की वैल्यू पुट करके चेक किया था। हाँ
आंसर क्या दिया 1 इसमें तो एक डिवाइड इधर ढूंढता है, मैं करता ही नहीं, मैट्रिक्स ही यूज नहीं करता। मेरे को मैट्रिक्स की जरूरत ही कब पड़ना चालू होता है, जब 3/3 होता है। 2/2 में तो मैं करूंगा नहीं, 2/2 में इनका एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, तो मैं डायरेक्ट वही कर लूंगा। 10 का कंसेप्ट यूज करूंगा फिर तो ये तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, केस आप लोगों को लास्ट में दो वैल्यू मिली जो आपको भी मिली थी, k = 1 और k = 3। अब ये 1 और 3 जब पुट करूंगा तो मैंने इसको यूज नहीं किया था। अब k को अगर मैं 1 रखता हूं तो अगर ये तो दोनों सेम है, वहीं से निकाला है। अब आप ये चेक कर लो कि 1 या 3 में से कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सेम आ रहा है। अगर दोनों के लिए तो फिर दोनों पॉसिबल है। पर जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर 8/1 + 3 4 आएगा, और यहाँ पर 1 रखोगे तो 4/3 - 1 2 आएगा। 8/4 भी 2 है, 4/2 भी 2 है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब k = 3 जब रखा तो आपने तो 8/6, और यहाँ पर 3 रखोगे तो 12/8, ये दोनों सेम नहीं, तो ये होगा ही नहीं। लास्ट में हम लोग क्या यूज करते थे, लिमिट में कहाँ तक हुआ था, प्रॉपर्टी सारी लिखा दिया था 3। अच्छा, x⁴n वाला, पंचमिक वाला, दोनों ट्राइंगल वाला, इनवर्स वाला। लिमिट अभी तक हम लोगों की 5 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई है, 2 ट्रिगो, 2 इनवर्स ट्रिगो, एक अलजेब्रिक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो होता है लोगरिथमिक फंक्शन। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x का आंसर हो जाता है 1। अगर x अगर 0 को अप्रोच कर रहा होगा और चेक करोगे log 1 + x अपॉन x की अगर वैल्यू चाहिए, या मुझे पता करना है कि इसका वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसकी लिमिट आपको देगा क्या, जो इसके रेंज में नहीं होगा, जिसको अप्रोच करेगा बट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर उस केस में इसको सॉल्व करने का सबसे इजी रास्ता है इसकी सीरीज। क्या होती है log 1 + x की सीरीज, आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी होता है, x⁴1 आपको सीरीज याद रखना है, क्योंकि लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीरीज होगा, किससे भी नहीं होगा। x⁴1/1 - x²/2 + x³ - x⁴/4 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। ये लोग की तरह सिंपल ही याद रखना है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर, इनवर्स में भी तो आया था अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, जितना x का पावर होगा वही टर्म नीचे आएगा और ऑल्टरनेट है। ये log 1 + x की सीरीज, अगर log 1 - x की सीरीज करो तो x की जगह पर -x डालूंगा, log 1 + x पर जब x पर x² डाल दूंगा। सीरीज एक ही याद रखनी, इस तरह से फिर इनफाइनाइट सीरीज बन सकती है। अगर ये सीरीज मेरे पास अगर मैं यहाँ पर पुश कर लूं, इस सब में से कॉमन क्या है, वो x और ये कैंसिल। अब x जब आपने कॉमन लिया तो इस टर्म को छोड़ दे, बाकी सब में x बचेगा, तो बाकी सब में जब x बचेगा उसमें x को 0 होगा तो बाकी सारे टर्म
Zero. बचेगा क्या और ये 1। ठीक है। 7 लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर होता है log a। अच्छा log का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा हर जगह पर e। पूरे कैलकुलस में log का बेस दिया नहीं जाएगा, हमेशा क्या लेके चलना है e, राइट। जब e लेके चलोगे तो a रेज़ टू x की सीरीज, अच्छा e रेज़ टू x की सीरीज क्या कैसे होती है x raised to 0 upon 0. x raised to 0 by 0 factorial x raised to 1 by x raised to 2 by जितना x का पावर होगा वही नीचे आएगा बट फैक्टोरियल, और यहाँ पर सारे प्लस होते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट साइन होता है। ये e रेज़ टू x की सीरीज है, मुझे यहाँ पर a रेज़ टू x की सीरीज चाहिए। तो इस a रेज़ टू x को अगर मुझे e के पावर में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज़ टू x को e रेज़ टू a log x, सॉरी x log a। log की प्रॉपर्टी याद है सारी, ये e रेज़ टू x log a है। ये जो बाहर का नंबर इसको पावर में लेके जा सकते हैं, अगर पावर बाहर आता है log में तो बाहर का नंबर तो क्या बनेगा, ये e रेज़ टू log a रेज़ टू x। तो log का बेस कितना है e, तो आपका फिर ये वाली प्रॉपर्टी a रेज़ टू log a ऑफ b किसके इक्वल हो जाता है, तो e रेज़ टू log e ऑफ a रेज़ टू x किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज़ टू x को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ऐसा लिखने का पर्पस क्या था, मेरे पास ऑलरेडी e रेज़ टू x की सीरीज है, तो फिर e रेज़ टू x है तो e रेज़ टू x log a की सीरीज का मतलब क्या होगा, जहां पर x होगा वहां पर x log a। तो ये जो अभी लिख रहा हूँ ये a रेज़ टू x की सीरीज है, x log a रेज़ टू पावर 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस x log a रेज़ टू पावर 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस x log a रेज़ टू पावर 2 by 2 फैक्टोरियल चलता रहेगा कहां तक इनफाइनाइट। अब ये जो a रेज़ टू x की सीरीज आपके सामने लिखी है उसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूं तो मेरा फर्स्ट टर्म कौन है, समथिंग रेज़ टू 0 by 0 फैक्टोरियल, वो 1 और ये 1, बाकी जितने भी टर्म है उसमें क्या कॉमन है, वो x और ये जब एक कॉमन भी ले लोगे तो भी हर टर्म में x रहेगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो बाकी तो मैं x को 0 को मतलब 0 हो जाएगा, ये बचा होगा जब x कॉमन लिया होगा तो log a by 1 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा। अच्छा इन सब की कंडीशन ना लिमिट अप्लाई करो, ये वेरिएबल 0 बनेगा और वही टर्म नीचे होगा तो मैं 1 लिख पाऊंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा a का पावर जो भी होगा वो 0 बनेगा, वही टर्म नीचे होगा तो मैं log a लिख पाऊंगा। तो फिर इसी में से एक प्रॉपर्टी आ जाएगी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 by x, ये और ये ही तो है, बस एक ही जगह पर क्या रखा है, यहाँ पर भी एक ही जगह पर क्या रखोगे, बाय डिफॉल्ट बेस कितना है, नंबर बेस से मैं आंसर कितना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 by x भी कितनी इक्वल हो जाएगा 1। हमारे पास अब देखोगे तो जितने फंक्शन हम मैथ में यूज करते हैं, एल्जेब्रिक उसकी प्रॉपर्टी है, ट्रिगो उसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिगो उसकी प्रॉपर्टी है, लॉग उसकी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा कोई फंक्शन यूज नहीं करते, कितने फंक्शन यूज करते हैं और वो सारे फंक्शंस की प्रॉपर्टी है हमारे पास। बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास कभी अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसमें वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल हो, क्योंकि वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल को ना तो अलजेब्रिक बोल पाएंगे ना तो एक्सपोनेंशियल, वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल समझ आ रहा है, x रेज़ टू x, ये एक्सपोनेंशियल भी नहीं और ये अलजेब्रिक भी नहीं। अलजेब्रिक में कैसा होता है, नीचे वेरिएबल होता है, पावर में कांस्टेंट होता है, x स्क्वायर x क्यूब ऐसे सारे टर्म। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, नीचे कांस्टेंट होता है, पावर में वेरिएबल होता है, 2 रेज़ टू x 3 रेज़ टू x 5 रेज़ टू x, कहते हैं कि नीचे भी वेरिएबल है पावर में भी वेरिएबल है। इस केस में ना तो आप लोग अलजेब्रिक वाली प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे ना तो आप लोग एक्सपोनेंशियल वाली कर पाओगे, तो उसके लिए उन लोगों ने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x raised to power 1 by x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x raised to power 1 by x, तो इसका आंसर हो जाता है e, इसका आंसर हो जाता है e। कैसे e हो जाता है, मान लेते हैं कि 1 plus x raised to 1 by x का आंसर अभी नहीं मानते कि e होगा और कुछ तो होगा, तो उसका आंसर को ले लेते हैं अपने y। आपको पूरे मैथ में जब भी पावर प्रॉब्लम करते हैं तब क्या करते हो, इससे आगे सोल्व नहीं कर पाओगे,
लोग अप्लाई करते हैं, कभी भी पावर प्रॉब्लम करेगा तो किसकी हेल्प लेनी और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको बुलाना पड़ेगा, लोग को ही बुलाना पड़ेगा। लोग जब आप अप्लाई करोगे तो लोग अप्लाई करने पर होगा क्या, ये पावर है वो कहाँ चला जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा ये लोग 1+x, ये जो 1/x बाहर गया होगा और सामने क्या बचा होगा, तो फिर ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो 1 इक्वल टू लोग का बाय डिफॉल्ट e होता है, तो y इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1, लोग ऐसे रखता है, तो y कितना हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1, तो आंसर इज। तो जब भी वेरिएबल वेरिएबल आएगा तो आपका ये प्रॉपर्टी है, बस इस प्रॉपर्टी का रूल क्या है, लिमिट अप्लाई करोगे तो वेरिएबल वाला पार्ट जो भी वेरिएबल देंगे x sin x जो भी देंगे वो 0 बनना चाहिए, वो 0 बना तो उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो उसका आंसर मैं क्या लिख पाऊंगा। तो फिर अगर आपको ये इस फॉर्मेट में भी दे सकते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की जगह पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दे दिया, तो फिर यहाँ पर 1+x काम नहीं करेगा, फिर 1+, क्योंकि 1/∞ होगा, तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x। हमारी कंडीशन क्या, लिमिट लगाए तो वेरिएबल 0 बनना चाहिए, वो बना, उसका पावर में रेसिप्रोकल होना चाहिए, वो भी है, तो इसका भी आंसर। तो आपके पास पूरे लिमिट में ये 10 प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई फंक्शन है ही नहीं हमारे पास जिसकी प्रॉपर्टी की हमें जरूरत है, राइट। 5 जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 5 ये लोग की एक जो एक्सपोनेंशियल और 2 वेरिएबल रेस्टिट्यूट। आपके पास लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल के सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, या फिर इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन हम लोग हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया, जिसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर उसमें जो कोई भी मेथड नहीं लगता तो हमारे पास 10 प्रॉपर्टी, इस 10 में से कोई प्रॉपर्टी लगा है, 10 में से कोई प्रॉपर्टी लग रही है बट लेंथी मेथड है, तो आपके पास और एक ऑप्शन है जिसको एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है कि एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी लिमिट की अगर वो वैल्यू पता करने की ट्राई करते हैं, किसी भी फंक्शन की वो वैल्यू पता करने की ट्राई करते हो जो उसके रेंज में नहीं हो सकता है, तो एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, क्योंकि लिमिट का हर क्वेश्चन कौन से फॉर्म में होने वाला है, इंडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हो, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, बहुत सारे, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1∞, इनफाइनाइट रेज़ टू 0, है ना, इनफाइनाइट रेज़ टू इनफाइनाइट, ये सारे कैसे फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर हर क्वेश्चन इसमें कोई एक फॉर्म होगा, बट अगर इसमें से अगर आप लोगों के पास ये 2 फॉर्म या अगर और कोई फॉर्म होता है, मैं उसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं, तो फिर एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करके भी उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हो, आप डिफरेंशिएट करके भी उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हो। जो प्रॉपर्टी उसमें मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। व्हाट इज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, कौन सा फॉर्म है, x को 0 को तो sin 0 नीचे भी 0, तो फिर एल हॉस्पिटल के हिसाब से ये दोनों अलग अलग फंक्शन, नॉर्मली अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है तो मुझे डिवीजन रूल यूज करना पड़ता है, बहुत याद होगा नहीं 11th, बट आप लोगों को ये अलग अलग ये सेम फंक्शन ये अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करो, बिकॉज जब आप 0/0 कर रहे हो तब अलग अलग फंक्शन में पुट करके चेक कर रहे हो ना। तो एल हॉस्पिटल के हिसाब से अगर आपका फॉर्म 0/0 है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तो आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन 1, अब तो लिमिट पुट कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पाता पर अब तो कर पाऊंगा। अगर x को 0 cos x का डिफरेंशिएशन cos 0 की वैल्यू, और इसका आंसर भी कितना होता है,
राइट। अगर मुझे बोले कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 पे जो भी हमने डिराइव किया, कौन सा फॉर्म है? x को 0 रखो, e रेज़ टू 0 1 माइनस 1 0 बाई 0 का फॉर्म है। इसको डिफरेंशिएट कर लो, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएट 1 का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट, और तो लिमिट लगा सकते हो, लिमिट लगाओगे तो e रेज़ टू 0 की वैल्यू। तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन अगर 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, तो आप लोग एरोस्टल रूल अप्लाई करके आपको तब तक डिफरेंशिएट करते जाना जब तक ये फॉर्म बनता है। ये फॉर्म बनना बंद हो गया तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट लगा लो। फॉर्म बनना बंद हो गया इसका मतलब क्या है? अब नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो फिर आप लिमिट लगा ही सकते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो लिमिट लगा लो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। दिस रूल इज कॉल्ड, बट आपको जरूरी नहीं कि हर बार ये फॉर्म दे देंगे। सपोज आपको दिया हुआ है, अगर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर को सोल्व करते तो कैसे करते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर x को 2 sin स्क्वायर x बाई 1 माइनस cos x cos स्क्वायर x 1 माइनस cos x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2 प्रॉपर्टी लग सकती है। x को अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 0 हो रहा है, तो प्रॉपर्टी लग सकती है। नीचे क्या चाहिए? x स्क्वायर बाई 2 x बाई 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4, तो 4 से डिवाइड, लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर बचा क्या? 1 बाई 2 बाई 4, तो आंसर ही 1 बाई 2। ये हुआ मैंने किससे किया? प्रॉपर्टी। ये मैंने किससे किया? प्रॉपर्टी। अब यही कौन सा फॉर्म है? आप देखो, x को 0 का cos 0 x 1 माइनस 1 कौन सा फॉर्म बना? एलोस्ट्रल भी यूज हो सकता है। एलोस्ट्रल यूज करोगे तो क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 का डिफरेंशिएट 0 cos x का माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कौन सा फॉर्म बना वापस? 0 बाई 0, राइट। तो वापस डिफरेंशिएट कर सकते हो sin x का 2x का 2, तो डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हो और 0 की वैल्यू। ठीक है, एक मेथड आपके पास क्लियर हो सकता है, पर उसके लिए आपकी सिर्फ कंडीशन क्या है? फॉर्म 0 बाई 0 होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होना चाहिए, तो भी आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन में अगर वो फॉर्म, तो पहले वो फॉर्म में लाना पड़ेगा, वो फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे ऐसे